हेलो फ्रेंड्स, सुमित भूषण एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुमित भूषण है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं एजुकेशनल वीडियोज डालता हूँ। उस सीरीज में मैं अभी क्लास 11th की मैथमेटिक्स की वीडियोस डाल रहा हूँ, जहाँ पे हम सेट थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो उसी में आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे आज की डेट में, वो है एसोसिएटिव लॉज ऑफ सेट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ सेट्स और डी मॉर्गन लॉज ऑफ सेट्स। तो इन चीजों को हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे, बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओके, तो एसोसिएटिव लॉज देखिए, एसोसिएटिव लॉज जो है यहाँ पे दो होंगे। हम लोग अभी पहले वाले को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, यहां देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी। ठीक है, तो जब मैं पढ़ूंगा इसको तो सुनने में सेम रहेगा, जब मैं लिख के दे रहा हूं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो हम लोग अगेन पहले की तरह ही जो हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था, कम्यूटेटिव लॉज, जब हम लोग जो उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो जो उसको जो हमने प्रूव किया था वही अप्रोच यहाँ भी रहेगी कि हम लोग क्या करेंगे कि एक साइड, फॉर एग्जांपल ये जो एलएचएस वाला एक्सप्रेशन है, उसके उसको लेके आगे बढ़ेंगे। हम लोग जो है एक एलिमेंट एज्यूम करेंगे कि वो एक एलिमेंट इस वाले लेफ्ट हैंड साइड का है, और फिर उससे आगे बढ़ेंगे, फिर फाइनली हम कहीं तक पहुंचेंगे। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में हम लोग राइट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन को लेके आगे बढ़ेंगे, उसमें एक एलिमेंट एज्यूम करेंगे, फिर कुछ डेफिनेशंस के साथ आगे बढ़ेंगे और फिर कहीं ना कहीं वहां पहुंचेंगे। तो पहले वाले पार्ट में जहां पहुंचे थे, जो इक्वेशन हमें मिलेगी, और दूसरे वाले पार्ट में जहां तक पहुंचे उनको कंपेयर करेंगे, तो उससे हमें ये प्रूफ मिल जाएगा। तो इतना बोलने से शायद थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन अभी हम लोग करके देखते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा था। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ए यूनियन बी एक साथ लिया है, और फिर इन दोनों का जो भी आएगा रिजल्ट, उसको फिर उसका यूनियन लिया है सी के साथ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहां लिखा है लेट एक्स इज, सो एक्स बिलोंग्स टू दिस थिंग, ए यूनियन बी, और उसका जो कंबाइंड है दैट यूनियन सी। तो आपने देखा होगा पहले की लेक्चर्स में इस चैनल पे कि जो यूनियन का डेफिनेशन क्या होता है, कि अगर हम ये कहते हैं कि ए यूनियन बी, इसका क्या मतलब होता है? एक एलिमेंट जो होगा वो या तो ए में होगा और या तो बी में होगा, या दोनों में होगा। तो इस तरह से वो डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, है ना, यही डेफिनेशन होती है। तो वही है कि हमने एक्स को यहाँ एज्यूम किया है कि वो तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये एक सेट, ये हम लोग इसको एक सेट कह सकते हैं, है ना, और इसको दूसरा सेट कह सकते हैं। तो वही बात मैंने लिखी है कि अगर x बिलोंग्स टू दिस थिंग, देन x बिलोंग्स टू आइदर a यूनियन b और x बिलोंग्स टू आइदर c। तो यहाँ हमने a यूनियन b को भी इस वाले स्टेप में एक सेट ही माना है, जो कि है भी, मानना क्या है, ये तो है सेट। तो इसको हम एक साथ लेके चल रहे हैं। अब देखिए इस वाले पार्ट को देखिए, ये अगेन यहाँ कह रहा है x बिलोंग्स टू a यूनियन b, मतलब यहाँ इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। यूनियन में आप याद कीजिए, अभी भी मैंने बोला है थोड़ी देर पहले कि यूनियन में क्या होता है कि अगर a यूनियन b लिख रहे हैं तो वो जो सेट बनेगा उसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो या तो a में थे या b में थे या इन दोनों में थे, है ना। दोनों को मिलाकर जो सेट बन रहा है उन सारे ही एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अब देखिए, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, और यहाँ बाहर में है x बिलोंग्स टू c। तो ये जो सेम एलिमेंट है वो a में भी है, वो या तो a में है या b में है या c में है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो वो है इन तीनों में से। तो अब हम ब्रैकेट को क्या कर सकते हैं, इस कारण से यहां से हटा करके इन दोनों को एक साथ ला सकते हैं, है ना। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि x बिलोंग्स टू a, और अब इन दोनों को एक साथ ले आए हम b और c को। तो यहाँ ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या बताता है कि x बिलोंग्स टू b यूनियन c। तो वही बात हमने यहाँ लिख दी, x बिलोंग्स टू b यूनियन c,
और यहाँ तो है ही x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b यूनियन c। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। ठीक है, तो देखिए ऊपर हम लेके क्या चले थे, x बिलोंग्स टू a यूनियन b और उसका जो होगा यूनियन c के साथ, और यहाँ हमें क्या मिला है, x बिलोंग्स टू b a यूनियन ऑफ, और ये जो फिर b यूनियन c है वो एक साथ है। तो x चूंकि इन दोनों का पार्ट है, यहां से हम चले थे, ये पहला हो गया और यहां तक पहुंचे हैं, इसका मतलब पहला वाला जो है ये हाँ ये वाला जो हमारा सेट है दैट इज अ सबसेट ऑफ दिस वन, है ना। अगर कोई एलिमेंट है जो कि a है जो हमें पता है और हमने कुछ ऑपरेशंस किए जहां से पता चला x बिलोंग्स टू b भी है, इसका मतलब क्या होता है, a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक, वही बात मैंने यहां लिखी है। ठीक है, यहां तक पहुंचे, उसको मैंने इक्वेशन 1 लिखा। अब हम लोग अगले स्टेप में पढ़ते हैं कि नाउ लेट y बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। अभी तक हम लोग इस वाले पार्ट को लेकर के चले थे, अब हम लोग इस वाले पार्ट को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो यहां सिमिलरली हम लोग एक्सप्रेशन लिख देंगे। इस वाले का मतलब क्या होगा कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b यूनियन c। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक यूनियन लगा हुआ है, इसके इस तरफ ये सेट है, इसके इस तरफ दूसरा सेट है, यहाँ और वाला स्टेटमेंट बीच में आ जाएगा। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे तो ये जो इधर वाला टर्म है इसका अलग से एक्सपेंशन आएगा कि y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c, क्योंकि y बिलोंग्स टू b यूनियन c, है ना। तो स्टेट हम लोग सब डेफिनेशन के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा बहुत फिर उसमें मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। अब इसमें ब्रैकेट जो है वो हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, है ना। तो देयरफॉर y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, y, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसका क्या मतलब होता है कि हम यहाँ पे a यूनियन b है, y जो है वो a यूनियन b का एक एलिमेंट है और यहाँ तो पहले से ये है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब ये अगर ये एक सेट है ये और दूसरा सेट ये है, तो ये और का स्टेटमेंट क्या इंप्लाई करता है कि y बिलोंग्स टू दिस सेट यूनियन ऑफ दिस सेट। ओके, so therefore y belongs to a union b and then union c। ओके, तो अगेन देखिए हम लोगों ने शुरुआत कहां से की थी कि जहां हमने y को माना था कि वो इस वाले सेट का एक एलिमेंट है, और हम लोग कहां पहुंचे हैं कि y इस वाले सेट का भी एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब जो पहला वाला था ये वाला सेट a यूनियन ऑफ b यूनियन c दैट इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b और उसका यूनियन c। तो यहां हमने लिखा। अब यहां हमें फिर से एक चीज आई है कि देखिए a इज अ सबसेट ऑफ b एंड ऑल्सो b इज अ सबसेट ऑफ a। तो ये तभी हो सकता है जब a और b आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यही इक्वेशन 1 में देखिए क्या था कि दिस वन इज अ सबसेट ऑफ दिस वन, और इक्वेशन 2 में क्या है, दिस वन बिकम्स अ सबसेट ऑफ दिस वन। तो a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a। ये दोनों तभी सही हो सकते हैं जब a और b दोनों सेट आपस में इक्वल है। तो यहां हमें ये रिजल्ट मिल गया। यही तो हमारा लॉ था, है ना, एसोसिएटिव लॉ पहला वाला, यूनियन वाला जो एसोसिएटिव लॉ है। इसी प्रकार से इंटरसेक्शन वाला एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इंटरसेक्शन को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है उसको क्या बोलते हैं कि द एलिमेंट एक्स शुड बिलोंग टू ए एंड बी। यहाँ कॉमन होना चाहिए, है ना, कि जो भी कोई भी एलिमेंट ये एक सेट बनाएगा उसमें वही एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी दोनों में होंगे, कॉमन वाले। यूनियन में ये बात नहीं थी। यूनियन में क्या था, या तो वो ए में हो सकता है या बी का पार्ट हो सकता है या दोनों का पार्ट हो सकता है। इंटरसेक्शन में जो दोनों का पार्ट हो सकता है उसी को बस लेते हैं हम लोग। तो एक्स शुड बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो उस वाले डेफिनेशन को लेके आगे बढ़ेंगे। उस प्रकार से पहले हम लोग x को मान लेंगे कि x बिलोंग्स टू दिस थिंग, दिस एक्सप्रेशन रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द
लॉ, है ना, उससे हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा। और जब हम y को लेकर चलेंगे अगले वाले में तो हमें दूसरा मिल जाएगा, ये वाला। सिमिलर काइंड का एक्सप्रेशन है, ठीक है। आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं हो पा रहा हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी जो हमने जस्ट यूनियन वाला देखा है वो इसी तरह से हो सकता है, ठीक है, कि हम लोग पहले एक x एलिमेंट मान लेंगे जो कि इस वाले सेट का एक एलिमेंट है, ठीक ना। लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ और x बिलोंग्स टू दिस थिंग। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन डालेंगे कि जैसे ये एक सेट है a इंटरसेक्शन b और अलग अलग से c एक अलग सेट है, तो इस वाले जो ये पूरा इंटरसेक्शन वाला जो चीज है ये वाला, इसका क्या मतलब होगा डेफिनेशन से कि x मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b एंड c। तो वही मैंने यहां लिखा है, x मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b एंड c। मतलब इसके x जो है वो इस वाले सेट में भी होना चाहिए और इस वाले सेट में भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो अलग से है पार्ट वो भी है, एक इंटरसेक्शन है ना। तो x जो है वो a में भी होना चाहिए और b में भी होना चाहिए, वही बात यहां लिख दी है। अब ब्रैकेट को यहां से वहां करेंगे तो यहां ये मिल गया कि b इंटरसेक्शन c का पार्ट है और a का तो पार्ट है ही, ये एंड है बीच में, तो ये हमारा यहाँ ये टर्म आ गया। तो देखिए हम लोग चले थे लेकर के कि a इंटरसेक्शन b और उसका इंटरसेक्शन c के साथ जो है x इज एन एलिमेंट ऑफ दिस थिंग। अब हम लोग कहां तक पहुंच गए कि x इज a इंटरसेक्शन ऑफ b इंटरसेक्शन c, ठीक है। इसका मतलब जो पहला वाला था ये वाला, दैट इज अ सबसेट ऑफ दिस थिंग, है ना। क्योंकि हम लोग a मान के चल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू a और हमने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जहां से हम लोग पहुंचे x belongs to a different set b। इसका मतलब x जो है कोई भी एलिमेंट है that belongs to a set a और x ये दिया हुआ है, इसको हम लोग लेके चले हैं और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने किया जहां से हमने ये कंक्लूड किया कि x belongs to b also, मतलब x b का भी पार्ट है। इसका मतलब a जो है वो b का सबसेट है ना। ये तभी हो सकता है ना। तो उसी प्रकार से अगले पार्ट में ये हमको इक्वेशन 1 हमने यहां लिख लिया। अब अगले पार्ट में क्या करेंगे, लेट y बिलोंग टू दिस थिंग, है ना। ये जो ये वाला पार्ट था हमारा, ये वाला पहले हम लोग RHS को लेके चले थे, अभी RHS को लेके चलेंगे। तो a इंटरसेक्शन ऑफ b इंटरसेक्शन c, लेट y बिलोंग टू a इंटरसेक्शन ऑफ b इंटरसेक्शन c। तो इसको लेके चलेंगे तो हमने फिर वहां ये इस इंटरसेक्शन को हटा करके यहाँ एंड लिख दिया, इसको एक सेट माना, इसको दूसरा सेट माना, ठीक है। फिर यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसमें इस वाले सिंबल को हटा करके, जो इंटरसेक्शन का सिंबल है, डेफिनेशन हटा करके मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इसका फिजिकल मीनिंग ये है, मैथमेटिकल मीनिंग ये एंड का वो है कि मतलब ये कह रहा है कि y इज एन एलिमेंट ऑफ b एज वेल एज c, ठीक है ना। वो है, ये तो मैं बोलने की लैंग्वेज में कह रहा हूँ कि सिंबल हटा के एंड लिख दिया, मतलब इनफैक्ट इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगेन ब्रैकेट को उठा कर यहां से यहां किया, ये वाला पार्ट क्या बन गया y, सो y इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ b, दैट मींस y इज एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक। और यहां तो ये चीज है ही। अब है इसको एक सेट मानिए, फिर ये दूसरा सेट है, तो y इज एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ c, दैट मींस y इज एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b एंड देन उसका इंटरसेक्शन c। तो अगेन हमें ये वाला रिलेशन मिला जहां से हम लेके चले थे, ये वाला सेट दैट इज अ सबसेट ऑफ दिस वन। तो फिर से वही बात आ गई कि a इज अ सबसेट ऑफ b और b इज अ सबसेट ऑफ a। ये तभी होगा जब a और b इक्वल होंगे दोनों सेट, वो यहाँ पे मिल गया। तो सेकेंड लॉ ऑफ जो वो है, सेकेंड जो एसोसिएटिव लॉ है वो भी हमने प्रूव कर लिया। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान आपको पहले वाले में भी देना है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप इधर भी आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैंने पहला लिखा है, इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि जो यूनियन का ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहां कहता है ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी
इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मतलब ए यूनियन बी होगा और वो इंटरसेक्शन का ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अप्रोच है वो सेम ही रहेगा। तो लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो हम डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहां चूंकि यूनियन आ रहा है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया कि इसका मतलब क्या है कि लेट इट मीन्स दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, बिकॉज यहाँ पे यूनियन का ऑपरेशन है। अब ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, यहाँ और रहेगा। अब अंदर देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सिंस x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, मतलब x b और c दोनों में कॉमन है या फिर a में है। ठीक है, तो वही बात हमने यहां लिखी है कि x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि देखिए इसको जब हम और एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, है ना। तो यहां देखिए यहां तक का क्या मतलब निकला है, जो एलिमेंट है वो या तो a का पार्ट है ना। a हम लोग मान लीजिए कुछ भी हमारा सेट है ना, कुछ भी यहाँ पे सेट है, 2 3 4 एलिमेंट है। तो या तो x जो है वो a में होगा या नहीं तो वो b और c में जो भी कॉमन होगा वो चीज होगा, है ना। b और c में मान लीजिए 4 5 6 है और c में मान लीजिए 4 है, 7 है और 8 है। तो ये 4 जो है ये कॉमन है। तो या तो इनका जो x है वो या तो 4 हो सकता है, ये कॉमन वाला एलिमेंट, या नहीं तो इसमें से कोई सा भी हो सकता है। इसमें कुछ भी है, मतलब मान लीजिए 3 8 10 जो भी है ना। तो ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है यहाँ x है वो इन सब में से कुछ भी हो सकता है, या तो 3 8 10 हो सकता है या 4 हो सकता है। ठीक है, वही वाली बात यहाँ कही जा रही है। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, है ना। तो जो x है हमने देखा अभी कि x क्या क्या हो सकता है, x हो सकता है इस एग्जांपल में 3 8 10 या 4। तो ये वाला पार्ट तो a से आ रहा है या और ये b से आ रहा है ना। तो देखिए तो वही वाला पार्ट हमने यहां लिखा है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, है ना। एंड जो है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। तो अगेन सेम चीज वहां पे आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ और जो है वो एंड के ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो अब सिंपली यहाँ ये और का ऑपरेशन है तो यूनियन आ गया, यहाँ भी और का ऑपरेशन है तो यूनियन आ गया। तो ये वाला हमने एग्जांपल लिख दिया, एक्सप्रेशन लिख दिया। और इसी प्रकार से इस वाले का क्या मतलब, ये तो पार्ट, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, उनके बीच में एंड लगा हुआ है। तो ये एंड का मतलब ये इंटरसेक्शन का ऑपरेशन यहाँ आ जाएगा। तो देखिए हम लोग सिमिलरली ये क्या लेकर के चले थे कि लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन ऑफ b इंटरसेक्शन c। हम लोग पहुंचे कहां तक, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। इसका मतलब a यूनियन ऑफ b इंटरसेक्शन c जो है, दिस इज a सबसेट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये हमें 1 मिल गया इक्वेशन। अब नाउ लेट y बिलोंग टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। अब इसमें देखिए यहाँ इंटरसेक्शन है तो ये एंड वाला टर्म आएगा, है ना। ये अलग से क्या हो जाएगा, ये पार्ट, ये और इट मींस दैट y बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b। यहाँ क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c, और बीच में जो एंड है वो तो रहेगा ही। ठीक है, अब देखिए इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ जो है a जो है वो दोनों में, इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एंड को। ठीक है ना, तो इसलिए और यहाँ आ जाएगा और ये दोनों टर्म्स इसमें आ जाएंगे, y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c।
तो इसी तरह से यहाँ पे हमने लिख लिया। अब यहाँ सिंपल सी बात हो गई कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो फाइनली हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा और हम लोग लेके चले थे इस वाले को, है ना, कि y बिलोंग्स टू दिस वन, और हमें मिला है कि y बिलोंग्स टू दिस वन। इसका मतलब ये वाला इज अ सबसेट ऑफ दिस वन। तो फिर से वही वाली बात आ गई, a इज अ सबसेट ऑफ b और b इज अ सबसेट ऑफ a। ये दोनों तभी सही होंगे जब a इज इक्वल टू b। तो वो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये प्रूव हो गया। ये आपका एक लॉ जो है जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। वहां क्या था कि यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था इंटरसेक्शन के ऊपर, यहाँ इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनियन के ऊपर। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अप्रोच इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। वही बात है जो मैंने बोला कि इंटरसेक्शन is being distributed over the union operation. तो अगेन सेम अप्रोच है, let x belongs to a intersection of b union c, और उसमें सारे स्टेप्स को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। फाइनली हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, y लेकर के चलेंगे तो फाइनली हम जो है यहां तक पहुंचेंगे। तो फाइनली जो हमारा थ्योरम है प्रूव हो जाएगा। यहाँ में वही वाली चीज मिलेगी कि a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a। दोनों तभी ट्रू होंगे जब a इज इक्वल टू b होंगे। इस बीच में हमने बस डेफिनेशंस को हम लेके चले हैं। आप जो है जो इसके पहले हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको कैसे प्रूव किया वही। यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ इंटरसेक्शन जो है दैट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द यूनियन ऑपरेशन। पीछे वाले में क्या था, यूनियन वाज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरसेक्शन ऑपरेशन। ठीक, अब है एक और इंटरेस्टिंग लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। यहां भी दो थ्योरम हैं। एक को हम लोग जो है डिटेल में समझेंगे, और अगर आप इसको समझ जाएंगे तो अगला, जो कि आप समझ ही जाएंगे, मैं डिटेल में समझाऊंगा, तो अगला वाला भी आप उसका प्रूफ खुद कर लेंगे। तो पहला वाला क्या है कि ये लॉ कहता है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने कॉम्प्लीमेंट पहले देखा है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस चैनल के पिछले वीडियो को देख सकते हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस किया गया है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बेसिकली ये है कि अगर x is an element of A, that implies x is not an element of A complement, and vice versa. मतलब if x is an element of A complement, then that implies x is not an element of A. तो एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसके कंपैरिजन में मतलब जो एक सेट होता है A, जो कि एक सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। तो यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट्स जो ए के से अलग है वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं। ठीक है, बेसिकली वो एलिमेंट्स का सेट जो कि ए में ना हो। तो चलिए यहाँ सेम अप्रोच लेकर चलते हैं कि लेट एक्स बिलोंग टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ लिख दिया है मैंने, लेट एक्स बिलोंग्स टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को हमने एक सेट ही मान लिया, ठीक है, जो कि है। तो यहाँ आपने जस्ट देखा कि अगर x जो है किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है तो वो उस सेट का पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, x इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, देयरफॉर x मस्ट नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B। हम समझे कि x जो है इज एन एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B, देयरफॉर x मस्ट नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B इटसेल्फ। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया कि x must not be an element of A and x must not be an element of B। क्यों? यहाँ देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ यूनियन का ऑपरेशन है तो हमने यहाँ एंड क्यों लिखा। तो इसको आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ ये क्या, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे हम छोटा सेट मान लेते हैं कि A है 3
4, 3 और 4, ठीक है। बी क्या होगा, बी हमने मान लिया 5, 6, ठीक, ये 2 सेट हो गए। तो ए यूनियन बी क्या होगा, आपको पता है कि या तो ए का पार्ट हो या बी का पार्ट हो या दोनों का पार्ट। तो या तो ए में ये आ गया और बी में ये आ गया, तो ये ए यूनियन बी हो गया, है ना। और मान लीजिए ये सब ए और बी दोनों जो है वो एक यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 6, 1, 2, इतना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 1 और 2 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये कहती है, ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ये कहती है इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट x belongs to this thing and x does not belong to a, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6 के अलावा जो है इस वाले जो ए यूनियन बी जो है, दिस इज सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 3, 4, 5, 6, और यू में कौन कौन है, 3, 4, 5, 6 और 1 और 2। तो 1 और 2 ही जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वही तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो ये आ गया, तो ये हमें यहां तक ले आया। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या है कि 1 जो है is not an element of A and 1 is not an element of B. Similarly, 2 is not an element of A and 2 is not an element of B. वही बात है, ठीक है। तो वही हमने लिखा है कि ये AND होगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे AND आ गया कि X जो है is not an element of A union B, therefore X must not be an element of A and X must not be an element of B. तो यहाँ x is not an element of A, इसका मतलब x is an element of A complement, और यहाँ x is not an element of B, it means x is an element of B complement। अब उसी बात को यहाँ लिख देंगे, यहाँ बीच में एंड है तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग ये लेकर के चले थे कि x is an element of A, the complement of A union B, और यहाँ हम लोग पहुंचे हैं x is an element of A complement intersection B complement। इसका मतलब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो है दिस इज अ सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हमें 1 मिल गया, ठीक। अब लेट Y बी एन एलिमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो उसको आगे बढ़ेंगे, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ एंड आ जाएगा और ये सब हम लोग लिख लेंगे। If Y is an element of A complement, that means by definition that Y is not an element of A. तो उसको हमने यहां लिखा है। Similarly, if Y is an element of B complement, it means by definition that Y is not an element of B. तो उसको हमने यहां लिख लिया है। तो therefore Y is an element of A union B, ठीक है। Therefore Y is not an element of A union B. Therefore Y is an element of A union B का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां हमें ये चीज मिल गई। अब देखिए 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है कि ये वाली सिचुएशन फिर आ गई। A is a subset of B and B is a subset of A, that implies A is equal to B। तो वो हमें यहां प्रूव हो गया, ठीक है। यही था हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। एक दूसरा है, यहां हमने क्या देखा था, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इंटरसेक्शन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्स का। यहां है इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, इट विल बिकम यूनियन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो अगेन सेम चीज है कि लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देयरफॉर एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, देयरफॉर एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। वही वाला आर्ग्यूमेंट है जो पीछे हमने देखा है। आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं कि ए को मान लीजिए 1, 2, बी को मान लीजिए 3, 4, और जो यूनिवर्सल सेट है वो मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6।
इसको आप लेकर के चलेंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएंगे। आप खुद से ट्राई कीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर आपने पीछे वाले डी मॉर्गन लॉ को देखा है और उसको समझा है ठीक से, तो आपको यहाँ से यहाँ आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है क्लास 11th के एग्जाम में, तो आप इसको मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए इस स्टेप को ध्यान से समझना आवश्यक है। अब इसके बाद सिंपल है कि x does not belong to A, therefore x belongs to A complement. Here x does not belong to B, therefore x belongs to B complement. यहाँ बीच में और है तो ये आ गया। अब therefore हमने ये कंक्लूड किया, ये एक्सप्रेशन 1 है। सिमिलरली यहाँ 2 मिलेगा, therefore ये वाला जो है प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने एसोसिएटिव लॉ समझा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझा और डी मॉर्गन लॉ समझा। ठीक है, इन सारे लॉज का हमने डिटेल में जो है वो प्रूफ भी देखा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। मैं ट्राई करता हूं कि मैं सिंपल ही भाषा का यूज करूं। आप जो है अपने तरफ से प्रैक्टिस जरूर कीजिए और आई होप कि ये जो आप स्टडी कर रहे होंगे अपने स्कूल में अपने टेक्स्ट बुक से, उसमें आपको ये जो है जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ थोड़ा कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर कर रहा होगा। यदि हेल्प कर रहा है तो काइंडली आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों से के साथ और फैमिली के साथ। फैमिली में भी कोई और अगर स्टूडेंट हो जो पढ़ रहे हो उनके साथ आप शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो आपको आज के टॉपिक्स में जिसको हमने डिस्कस किया है, इसमें कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिए। अगर डाउट ना भी हो तो भी आप कमेंट लिखिए, कुछ ना कुछ आप बताइए कि मैं कैसे और अच्छा कर सकता हूँ इन लेक्चर्स को। तो इन्हीं सब बातों के और आप ऑफकोर्स सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल को। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने देखा, इस लेक्चर को कुछ ना कुछ सीखा होगा आई होप। और मैं आपको गुड लक विश करता हूँ आपके स्टडीज में, और आपकी जो मैथमेटिक्स लर्निंग की जर्नी है वो काफी जो है जॉयफुल हो, ऐसा मैं आपको विश करता हूँ। आप अच्छे करियर की तरफ जाएं। हम लोग मिलते रहेंगे अगली जो है एजुकेशनल ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट में के साथ। तो तब तक के लिए जो है थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। गुड बाय।